नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आने वाले 3 विधानसभा के जो चुनाव सामने दिख रहे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इसके बीच में 7 राज्यों के 13 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के नतीजे जब सामने आए तो एक बात तो समझ में आई कि जनता का जो टोन लोकसभा चुनाव में था, वही विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है आगे, और इस उपचुनाव में तो कम से कम ये दिखाई दिया। इन 7 राज्यों के 13 सीटों में विधानसभा के 3 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बार बार ये कह रहे थे कि विपक्ष मूर्ख हो गया, पागल हो गया, जो कह रहे कि हम हार गए, हम तो जीत गए, 292 हमारे पास मेंबर है, 292 पे हम एनडीए की सरकार, मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार एकदम पीछे दरवाजे से बाहर निकाल दी गई, और फिर एनडीए की सरकार। और अब बैसाखियों पे चलने के बाद भी उनका वो अरोगेंस वही था कि सरकार हमने बताई, और अरोगेंस इस लेवल पे गया कि संविधान को लेके लगातार आरोप लगते रहे विपक्ष पे कि संविधान के बारे में विपक्ष ने एक फेक नरेशन, झूठा नरेशन गढ़ा, क्या संविधान बदलने जा रहा है। ये बात अलग है कि विपक्ष ने ये बात सत्ता पक्ष के लोगों की पब्लिकली दी हुई स्टेटमेंट पे ही उठाई। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे थे कि हमें 370 पार कर दीजिएगा क्योंकि हमको संविधान बदलना है, जब देश की आर्थिक नीतियां कैसी हो, इसका ज्ञान प्रधानमंत्री जी को देने वाले जो समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष देवराय साहब खुद बड़ा आर्टिकल लिख के कह रहे थे कि अब ये संविधान किसी काम का नहीं है, कूड़ा कचरा हो गया है, अब नए संविधान की लिखने की जरूरत है। और नया संविधान बट नेचुरल हो, मनुस्मृति होता है। तो इन्हीं के बोलने को यदि किसी ने विश्लेषित किया विपक्ष ने, और जब ये चुनाव हार गए, क्योंकि मोदी जी का ब्रांड ही नहीं चला, राम नाम का ब्रांड नहीं चला, राम का प्रकोप इतना हुआ कि खुद अयोध्या से लेके आगे तक पूरा अवध साफ हो गया। और उत्तर प्रदेश में 80 पार और 80 के 75 और 80 की बात करने वाले 30 सीटों का गड्ढा खा गए। वही हालत महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर इस ट्रेंड को यदि मैं देखता हूं कि इन 13 में से 3 सीटें भाजपा की थी बंगाल में, और बाकी विभिन्न दलों के पास थी। इन उपचुनाव में लग रहा था कि बीजेपी कुछ गेन करेगी, क्योंकि हिमाचल में अभी हाल ही में लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, भले ही वहां कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन अब उपचुनाव में कम से कम बीजेपी आएगी। उत्तराखंड जहां सुपड़ा साफ हो गया और वहां कांग्रेस बीजेपी की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां सीटें आएगी। बंगाल में उनके खुद के ही विधायक थे, वो सीटें कुछ आ जाएगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी इसमें गेन करेगी मोटे मोटे तौर पे, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने गड्ढा खाया। मध्य प्रदेश अमरवाड़ा में यह सीट कांग्रेस के पास थी, शाह कांग्रेस के एमएलए थे, कमलनाथ के बहुत नजदीक थे, वो भाजपा में चले गए इस्तीफा देकर, सीट रिक्त हुई। इस बार वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े, और जब भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े तो वो कमलेश्वर शाह वो चुनाव जीत गए, लेकिन मार्जिन मात्र 3027 का रहा। और अमरवाड़ा में हमने कहा कि ये पहली लिटमस टेस्ट होगी, पहली बड़ा टेस्ट होगी मोहन यादव के लिए, लेकिन वो मोहन यादव की टेस्ट कमलनाथ जी ने बहुत उनके लिए इजी कर दी, मानो जैसा नीट का पेपर फूट गया हो। क्योंकि जिन कमलनाथ के हाथ बागडोर दी थी इस उपचुनाव की, वही बीजेपी के स्लीपर से ही ले दी मध्य प्रदेश में बने हैं, जो बीजेपी के दरवाजे पे जाके आए वापस। बीजेपी ने दरवाजा नहीं खोला, बात अलग है। उसी समय
अपना सारा कुनबा बीजेपी में उन्होंने भेज दिया था। तो ये जो शाह है, कमलेश्वर शाह, ये उसी की कड़ी है। वो चले गए। अब उनको आका ने भेजा तो आका के कहने पे गए, तो आका की जिम्मेदारी है कि फिर से चुनाव जितवाना। फिर भी जो कांग्रेस का रूट स्टॉक है मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस का कुछ अभी भी बचा हुआ है, उनने इतनी टाइट पोजीशन कर दी कि पूरी ताकत झोंकने के बाद, कमलनाथ जी का अंदरूनी सहायता होने के बाद भी वो मात्र 3,000 वोटों से जीते। ये बीजेपी की एक जीत है जो उन्होंने कांग्रेस से खींच ली, हम समझ सकते हैं। पंजाब में जालंधर पश्चिम आम आदमी पार्टी ने जीती, उनके पास थी, लेकिन जिस हिसाब से 10 में से 13 में से सिर्फ 3 सीटें लोकसभा मिली, तो इसके लिए ये मुख्यमंत्री मान साहब के लिए बड़ा प्रेस्टीज इशू था कि किसी भी हालत में ये सीट बचाए रखे, और ये सीट उन्होंने ले ली। भाजपा नंबर 2 पे है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल, रानाघाट दक्षिण, ये भाजपा की सीट थी, ये टीएमसी ने जीती। रायगंज, ये टीएमसी की सीट थी, ये टीएमसी के पास बनी रही। बागदा, ये भाजपा की सीट थी, टीएमसी ने छीनी। और मानिकलता, ये भाजपा की सीट थी, ये भी टीएमसी ने छीनी। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर, ये निर्दलीय थे, कांग्रेस के साथ थे, ये बीजेपी के साथ चले गए। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के समय इस्तीफा दे दिया। वहां पे बीजेपी के टिकट पे लड़े तो जीते, वहां कांग्रेस नंबर 2 पे रही, लेकिन ये जीत मात्र 1500 मतों की। इसलिए हमीरपुर ये बहुत फ्लुक में लगा हुआ चौका है बीजेपी के लिए। देहरा, ये निर्दलीय थी, वो कांग्रेस ने वापस छीन ली। नलगढ़, ये निर्दलीय थी, इसमें कांग्रेस ने वापस छीन ली। लेकिन इसमें देहरा सीट पे एक विशेष की ये सीट कभी कांग्रेस के पास रही नहीं, हमेशा कांग्रेस के विरोधी पार्टियों के पास ये सीट रही। और इस बार सुक्खू ने अपनी पत्नी को वहां से उतारा, कमलेश्वर ठाकुर को। बहुत बड़ी रिस्क ली थी, लेकिन पूरी ताकत लगा के सुक्खू ने अपनी पत्नी को वहां से जितवा के लाया, और कांग्रेस को पहली बार देहरा में एक विधायक मिला। अब हिमाचल में कांग्रेस ने जो पुराने उनका जो परिवार है, राज परिवार, अब उससे निजात पानी चाहिए और सुक्खू को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए। यदि राजू शुक्ला जी का दखल कम हो, प्रियंका जी का दखल कम हो, तो सुक्खू वहां कुछ कर दिखा सकता है। वो एक जननायक के रूप में उभर रहा है, और ये नई टीम में राहुल गांधी के हाथ मजबूत कर सकता है, बशर्ते दिल्ली वालों ने उन्हें काम करने दिया जाए, उनके पैरों में बेड़ियां नहीं डाले। अब आइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में मंगलोर की सीट बीएसपी के पास थी, अंसारी साहब इनका निधन हो गया था। ये कभी बीजेपी के पास रही नहीं, कांग्रेस बीएसपी के बीच में रही, लेकिन बीएसपी इस बार सटक गई और एक कांग्रेस के पक्ष में आ गई। लेकिन एक बड़ी सीट बद्रीनाथ, वहां पे कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने फिर हासिल कर ली। और बद्रीनाथ में बीजेपी ने खूब जोर लगाया, क्योंकि आप अयोध्या हार गए तो कम से कम बद्रीनाथ से आशीर्वाद। लेकिन बद्रीनाथ के बाबा ने भी बीजेपी को यह बता दिया कि हिंदुत्व के ठेकेदार तुम नहीं हो, और हिंदुत्व का व्यवसाय ना करो। हिंदुत्व की मतलब भगवान की पूजा करो, आस्था रखो। भगवान को बेचने जाओगे, मार्केटिंग करोगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। इसलिए बद्रीनाथ भी, मतलब अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी बीजेपी को आईना दिखा दिया। तमिलनाडु में विक्रमंडी सीट थी, वो पहले डीएमके के पास थी, फिर डीएमके के पास आ गई, वहां पीएम के नंबर 2 पे रही, या ये डीएम का नामो निशान नहीं। कुल मिलाकर यदि ये नतीजे में देखूं, तो ये नतीजे दीवार पे स्पष्ट लिखी हुई एक सूचना है सत्ता पक्ष के लिए
कि लोकसभा में जो आपका हश्र हुआ, आप बुरी तरह से हारे। 216-40 पे आप सबसे बड़ी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता लायक बहुमत 272 का बहुमत भी आपके पास नहीं मिला। और मैं ये नहीं मानता कि ये स्ट्रगल करते-करते यहाँ तक आ गए तो मैं अचीवमेंट समझता हूँ। लेकिन 2014 में जहाँ 278 88, उसके बाद 2019 में आपको 300 पार और एकदम 240 बार, ये इंडिकेशन है कि लोगों ने आपको राम-राम, नमस्ते किया था, लेकिन आप वो नमस्ते लेने को तैयार नहीं थे। आप बैसाखियों के भरोसे सरकार चला रहे हैं और आपका दंभ जरा भी कम नहीं हुआ। यही दंभ है कि फिर जनता ने आपको दिखा दिया, खासकर बंगाल में, या आपकी सीटें थी वो चली गई, क्योंकि बंगाल में बता दिया कि बंगाली अस्मिता गुजराती के सामने बहुत बड़ी ताकत बन के आती है। और दीदी अभी भी दीदी है, बड़ी बहन है, आप उसके सामने छोटे भाई ही हो, भले ही उम्र आपकी ज्यादा हो। ये बंगाल का संदेश। उत्तराखंड में क्या धामी को बदला जाएगा, क्योंकि उनके नाक के नीचे से कांग्रेस सीटें लेगी। हिमाचल में लोकसभा या उत्तराखंड में लोकसभा नहीं रिपीट हो पाए, ये बीजेपी के लिए संकेत है। मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगाने के बाद मात्र 3000 के मार्जिन से, ये मध्य प्रदेश में भी संदेश। बाकी पंजाब में मान ने, मतलब आम आदमी पार्टी ने ये बता दिया कि लोकसभा में कुछ भी हो, जब विधानसभा की बात आती है, जैसा दिल्ली में होता है, सातों लोकसभा बीजेपी को जाती है, लेकिन विधानसभा पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जाती है। तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ रहने के लिए आई है। इट इज गोइंग टू बी देयर इन पंजाब। ये उपचुनाव के बड़े क्लियर कट नतीजे हैं, और यही उपचुनाव के नतीजे, यदि ऐसा ही ट्रेंड रहा, यदि सत्ता पक्ष का दंभ कम नहीं हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से इमरजेंसी को संविधान का हत्या दिन ये मनाने जा रहे हैं, उसी तरह फिर क्या 25 जुलाई को पूरा देश मनुस्मृति जलाने का काम करेगा? क्योंकि बाबा साहेब आंबेडकर ने 25 जुलाई को ही मनुस्मृति जलाई थी। क्या भाजपा मनुस्मृति जलाने में देश का साथ देगा? क्योंकि देश तो बाबा साहेब आंबेडकर के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि संविधान के जनक रहे, जिस संविधान ने नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया। क्या उस महान व्यक्ति के विचारों को यदि आप मानते हैं, तो क्या फिर वो करने जा रहे हैं? लेकिन आपातकाल को संविधान का हत्या का दिन गैजेट में अनाउंस करना, ये अघोषित आपातकाल के लिए ठीक है, लेकिन देश ने घोषित आपातकाल को भी आईना दिखाया था, और अघोषित आईना भी आपातकाल को भी आईना दिखाया है। ये बात अलग है कि इनके चेहरे पे इतनी मिट्टी है, आंखों पे इतनी धूल पड़ी हुई है कि इनको साफ आईने में भी सब धुंधला दिखता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।